बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है बेसिकली ये वही कंटिन्यूएशन है जो हम पीछे अपनी सीरीज कर रहे थे फीड प्रोसेसिंग की, जिसमें हमने पैलेट मेकिंग एंड क्वालिटी एश्योरेंस के ऊपर कुछ स्टडीज डिस्कस की थी। इसी टॉपिक को हम आगे लेके चलते हैं। थोड़ा सा मैं एक ओवरव्यू आपको रिमाइंडर के लिए पहले दे दूं कि हम लोगों ने इससे पहले जो है पैलेटिंग का प्रोसेस होता क्या है, पैलेटिंग के अंदर टर्म्स कौन कौन सी यूज होती है, स्पेशली फ्रिक्शन और इसके अलावा फाइंस क्या होते हैं, श्रिंकेज, गेन और पैलेट ड्यूरेबिलिटी इंडेक्स क्या है, इसके ऊपर डिस्कशन की थी। और हमने एक रिव्यू शुरू किया था स्टडी करना, जिसमें हमने ये देखा था कि पैलेटिंग का जो प्रोसेस होता है इसके अंदर बेसिकली फीड फॉर्मुलेशन जो है वो की रोल प्ले करती है, और उसके बाद प्रोसेसिंग जो है और पार्टिकल साइज और इसी तरह मुख्तलिफ चीजें जो हैं ये पैलेट की क्वालिटी को डिटरमाइन करती है कि पैलेट कितनी अच्छी बनती है। इसमें हमने फॉर्मुलेशंस का जो पार्ट था वो हमने बेसिकली देख लिया था कि प्रोटीन, फैट या फाइबर को बढ़ाने से और इंग्रेडिएंट की सोर्सेज को चेंज करने से और इसी तरह इंग्रेडिएंट की जो फिजिकल फॉर्म होती है उसकी वजह से पैलेट की क्वालिटी और डाई की लाइफ के ऊपर क्या इफेक्ट आता है। अब हम डायरेक्टली जो है शिफ्ट करेंगे इसकी अगले पार्ट की तरफ, जिसमें हम लोगों ने देखना है कि स्टीम की कंडीशन जो 20% तकरीबन इफेक्ट करती है पैलेट की ड्यूरेबिलिटी को और क्वालिटी को, इसका क्या रोल है। तो स्टीम कंडीशनिंग बेसिकली क्या है, हमने पहले भी पढ़ा है कि प्रोसेस यही है कि हमने मैश जो है बेसिकली पैलेट रॉ मटेरियल्स को ग्राइंड करना है, और ग्राइंड करने के बाद हम लोगों ने उस रॉ मटेरियल को बेसिकली एक मैश की फॉर्म में जो है मिक्स कर लेना है, और मिक्स करने के बाद उसको एक चैम्बर से गुजारते हैं पैलेटिंग के, जिसपे कंडीशनिंग जो है वो पहले नंबर पे आती है, जिसपे स्टीम इंजेक्ट होती है पैलेट के अंदर। तो स्टीम कंडीशनिंग एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, जिसमें हम हाई क्वालिटी पैलेट्स और हाई प्रोडक्शन रेट्स को लो कॉस्ट के ऊपर अचीव कर सकते हैं। हाई प्रोडक्शन रेट से मुराद ये है कि आप एक घंटे में कितने टन जो है पैलेट के वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, कंडीशनिंग करते क्यों है, चार बेसिक रीजन है इसकी। नंबर एक तो ये है कि हमने लुब्रिकेशन करनी है उस फीड की, उस मैश की, ताकि उससे प्रोडक्शन रेट बढ़ जाए। जाहिर बात है एक फीड है वो ड्राई फॉर्म में, तो ड्राई फॉर्म में उसकी जो है उसको जो है आगे मूव करना जो है डाई से वो डिफिकल्ट है। तो रिलेटिवली बेसिक पर्पस ये है कि इसको लुब्रिकेट किया जाता है फीड को, ताकि उससे प्रोडक्शन रेट जो है वो बढ़ाया जा सके। दूसरा एडवांटेज इसका ये है कि इसकी वजह से डाई की जो लाइफ है वो भी बढ़ जाती है, वरना अदरवाइज डाई के साथ जो है वो फ्रिक्शन की वजह से और बाकी चीजों की वजह से आप कह सकते हैं कि उसके अंदर जो है ऐसा उसकी जो डाई की लाइफ है वो कम होना शुरू हो जाती है। तो एक तरह से लुब्रिकेशन का काम। और अगेन एनर्जी की कॉस्ट इसका बेनिफिट है, क्योंकि आप एक टन एक घंटे में अगर ज्यादा टन्स पैदा कर लेते हैं तो उसकी वजह से एनर्जी की कॉस्ट भी कम हो जाती है। और फाइनली हम कह सकते हैं कि जेलेटिनाइजेशन भी इसकी वजह से किसी हद तक जो है वो होती है कंडीशनिंग की वजह से। हाउएवर हम ये कह सकते हैं कि ओवर कंडीशनिंग जो है वो एक प्रॉब्लम है, और ओवर कंडीशनिंग जो है उस वो भी मटेरियल का जो है वो स्लिप करने की जो है वो एक रीजन बनती है। और इसीलिए एक प्रॉपर कंडीशनिंग होना जो है वो जरूरी है, ताकि फ्रिक्शन भी मेंटेन रहे और पैलेट जो है वो प्रॉपर्ली फॉर्म भी करे। हम करते कैसे हैं, ये क्लासिक मेथड है आपके सामने। बेसिकली जो है ना, एक कंडीशनिंग के लिए आप समझे कि वो प्रेशर वाल्व होता है जिससे हम स्टीम को इंजेक्ट कर रहे होते हैं। तो इस ग्राफ में आपके सामने जो है ये विजुअल्स है, जिसमें टन पर आवर्स के हिसाब से प्रोडक्शन रेट है। तो मसलन यहाँ 1 टन पर आवर है, यहाँ 3 टन पर आवर है, यहाँ 4 टन और 5 टन। तो अब आपने स्टीम इंजेक्ट कैसे करनी है, बेसिकली आपने स्टीम ग्रेजुअली इंजेक्ट करनी होती है शुरू में, यहाँ तक कि आपकी पैलेट जो है वो विदाउट डिसइंटीग्रेशन जो है मैक्सिमम प्रोड्यूस होना शुरू हो, यानी पैलेट टूटे भी ना और मैक्सिमम स्टीम इंजेक्ट हो जाए। तो हमें ये कैसे पता चलता है, एक बेसिक मेथड तो ये है कि हम लोग जो है स्टीम ऐड करते जाते हैं, और पहली दफा में जो पहले रन होते हैं उनमें सिर्फ चोक ही होती है वो सिस्टम में,
यानी होता क्या है कि बेसिकली आप स्टीम ऐड करते जाते हैं यहाँ तक कि पैलेट जो है वो चोक कर जाती है पैलेट मशीन और उसके अंदर स्टक कर जाती है फीड। उससे बिल्कुल जो पिछला पॉइंट होता है वो एक्चुअली मैक्सिमम पॉइंट होता है जहां जाके आपको स्टीम इंजेक्ट करनी चाहिए। जिससे ये बड़ा एक क्रूड सा मेथड है, लेकिन बहरहाल जब भी आप प्लांट स्टार्ट कर रहे होते हैं तो रिलेटिवली इजी होता है कि पहली दफा आप मैक्सिमम स्टीम इंजेक्ट करने के लिए या अपने सिस्टम को एग्जामिन करने के लिए हाईएस्ट लेवल ऑफ स्टीम ऐड करते हैं पैलेट चोक करने के लिए, और उसके बाद उससे जो लास्ट पॉइंट होता है जो उससे बिल्कुल पिछला पॉइंट होता है उसको आप अपना स्टीम इंजेक्ट करने का पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं। इससे आपकी मैक्सिमम जो आउटपुट है या थ्रूपुट जो है वो पैलेट मशीन। तो इसका इनवर्स अगर आप देखें तो अगर आप जो है कोई स्टीम इंजेक्ट नहीं करते तो आप ये कह सकते हैं कि हाईएस्ट लेवल ऑफ फाइन्स ही पैदा होंगे जहां स्टीम इंजेक्ट नहीं होगी। थंब रूल्स हैं कुछ, तीन इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स हैं जिसकी बेस के ऊपर हम स्टीम को कहते हैं। नंबर वन, क्वांटिटी ऑफ स्टीम कितनी ऐड हो रही, उसकी क्वालिटी कैसी है स्टीम की जो ऐड हो रही, और एडिकेट स्टीम का प्रेशर कितना है। तो इसमें जो की वेरिएबल है वो ये है कि प्रेशर कैसे पता चलेगा कि बॉयलर कितनी दूर लगा हुआ है और पैलेट मशीन कितनी दूर है और उसके दरमियान प्रेशर कितना है। तो डिस्टेंस बिटवीन बॉयलर एंड पैलेट मशीन जो है ना वो भी एक वन ऑफ दी मेजर जिसे कहना चाहिए वेरिएबल है जिसकी बेस के ऊपर आप जो है स्टीम की एडिशन करते हैं। जनरल रूल ये है कि आपने जो हर 20 डिग्री सेंटीग्रेड जो आपने डिग्री जो है वो फॉरेनहाइट सॉरी जो आपने पैलेट का मैश का टेम्परेचर बढ़ाना है तो 1% जो है वो मॉइस्चर उसके अंदर ऐड। मिसाल के तौर पे अगर आप अपनी जो है 80 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर जो है वो मैश को निकालना चाह रहे हैं कंडीशनर से, तो यू नीड टू ऐड 2% जो है वो मॉइस्चर जो है उसके अंदर ऐड करेंगे। 40 डिग्री फॉरेनहाइट के ऊपर जो है तकरीबन जो है वो ऑलरेडी उसके अंदर जो है वो टेम्परेचर होगा। सॉरी मैं यहाँ करेक्ट कर दूं कि ये फॉरेनहाइट की बात नहीं हो रही, डिग्री सेंटीग्रेड की बात हो रही है। तो तकरीबन 20 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर जो है वो एक मॉइस्चर जो है वो ऐड होनी थी। तो आपने 40 डिग्री सेंटीग्रेड अगर टेम्परेचर ऐड किया है तो उसके अंदर 2% जो है वो मॉइस्चर ऐड होगी। तो इस बेस के ऊपर आप डिसाइड करें। और दूसरा फैक्टर ये है कि मैक्सिमम जो मॉइस्चर कंटेंट्स है किसी भी मैश का डाई के चैम्बर के अंदर वो 18% से ज्यादा ना हो। तो इसका मतलब ये है कि आपने अगर एक फीड लिया और उस मैश के अंदर उसका अपना ड्राई मैटर था 88% या मॉइस्चर था 12%, तो इतनी स्टीम ऐड कर सकते हैं मैक्सिमम जिससे वो 18% तक चली जाए। इससे आगे जो है वो आप ऐड नहीं कर सकते, इससे आगे जो है वो प्रॉब्लम शुरू होती है। स्टीम कंडीशनिंग में एक तो नॉर्मली आपको पता है जैसे कि फीडर होता है और फीडर के बाद जो है आप यहाँ देखें तो इसके अंदर जो है वो एक कंडीशनर लगा हुआ है। कंडीशनर के बाद पैलेटिंग की मशीन है जिसके जरिए पैलेटिंग का प्रोसेस हो रहा है। लेकिन बाज दफा आप जो है ये मल्टीपल जो है कंडीशनिंग भी कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ आपको स्क्रीन में दिखा रहे हैं कि फीडर लगा हुआ है, ये कंडीशनर नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है। बेसिकली इसमें जो है हाइजेनाइजर्स जो है हम इनको कहना शुरू कर देते हैं या एक्सटेंडेड कंडीशनिंग कहना शुरू कर देते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव एक ये भी होता है कि जो है ना ज्यादा उसको टाइम मिले मैश को और प्रॉपरली जो है ना उसकी एक फॉर्म बने, और उसका एक जो है वो ऑब्जेक्टिव जो है वो बैक्टीरिया को किल करना भी होता है या इस किस्म के हार्मफुल जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको किल करने के लिए भी जो है आप करते हैं। तो इसमें मुख्तलिफ ऑप्शंस भी अवेलेबल है। अब आ जाती है बात कि स्टीम की कंडीशनिंग का इफेक्ट क्या है पैलेट ड्यूरेबिलिटी इंडेक्स के ऊपर। इस ग्राफ के अंदर अगर आप देखें तो इसके अंदर जो है वो मैश का मॉइस्चर जो है वो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जो है वो प्रेजेंट हो रहा है। 12.2% से 15.1% तक मैश का मॉइस्चर जो है वो इंक्रीज हुआ है। यानी अगर फार्मूले में 12.2% थी तो उसके बाद जो है उसके अंदर 0.7 ऐड कर दी इधर तो 13.1 पे, और इसी तरह बढ़ाते बढ़ाते तकरीबन 3 पॉइंट्स मजीद उसके अंदर जो है वो मॉइस्चर के ऐड किए। तो पीडीआई अगर आप देखें तो पैलेट ड्यूरेबिलिटी इंडेक्स जो है वो जहां नो मॉइस्चर एडिशन था वहां से जब 3% ऐड किया एक्स्ट्रा तो 88.6 पे चला गया। तो पैलेट ड्यूरेबिलिटी इंडेक्स जो है इस ग्राफ के मुताबिक इंक्रीज हुई है विद द एडिशन ऑफ मॉइस्चर। इसी तरह लो और हाई जो है वो
पीएसआई के ऊपर जो है स्टीम को ऐड करना जो है उसका क्या इफेक्ट होता है। बेसिकली अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था कि कॉर्न बेस्ड राइस के अंदर जो है आपको तकरीबन जो है वो 80 पीएसआई जो है वो ऐड करना होता है स्टीम को कंपेयर टू 20 psi जो कि वेरी लो है। तो जेलेटिनाइजेशन के लिए आपको जो है हाई psi के ऊपर जो है टिपिकली कहा जाता है कि हम लोगों को जो है वो ऐड करना चाहिए प्रेशर। तो यहाँ एक डाइट दी हुई है, स्वाइन की डाइट है बेसिकली ये पिग्स की, और उसके अंदर उन्होंने 72% तकरीबन कॉर्न, 20% सोयाबीन मील और इसी तरह कैल्शियम फास्फोरस वगैरह जो है वो ऐड की हुई है। तो स्टीम के प्रेशर का पैलेट की प्रोडक्शन रेट के ऊपर, पैलेट में इलेक्ट्रिक एफिशिएंसी के ऊपर, यानी कितने किलोवाट आवर्स एनर्जी लगी 1 टन फीड पैदा करने के लिए, देखें किलोवाट आवर्स पर टन, और पैलेट ड्यूरेबिलिटी इंडेक्स के ऊपर इसका इफेक्ट किया। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने 2 किस्म की फीड ली, कॉर्न ली और व्हीट ली, बेस फीड ली, यानी उसमें 72% या तो कॉर्न थी या 72% उसके अंदर व्हीट थी। दोनों को ऐड किया, दोनों डाइट्स के अंदर 2 किस्म के प्रेशर्स दिए, लो प्रेशर दिया और हाई प्रेशर दिया। लो प्रेशर 20 psi है, हाई प्रेशर 80 psi, कॉर्न को भी और व्हीट को भी। और फिर देखा कि प्रोडक्शन के ऊपर और इलेक्ट्रिक एफिशिएंसी और पीडीआई के ऊपर इसका क्या इफेक्ट है। तो रिजल्ट डिफरेंट थे। कॉर्न बेस्ड डाइट के अंदर जब उन्होंने लो से हाई के ऊपर जो है इस पीएसआई के ऊपर जो है वो स्टीम ऐड की, तो प्रोडक्शन रेट जो है वो कम हो गया और पीडीआई के ऊपर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। जबकि इलेक्ट्रिक एफिशिएंसी भी रिलेटिवली जो है वो आप कह सकते हैं कि हाई प्रोडक्शन रेट, हाई पीएसआई वाली जो कॉर्न थी ट्रीटमेंट था, उसमें इलेक्ट्रिक एफिशिएंसी जो है वो बढ़ गई, यानी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो ज्यादा कंज्यूम हुई कंपेयर टू फॉर पर टन ऑफ दूसरे। जबकि व्हीट बेस्ड डाइट के अंदर जब हमने हाई पीएसआई के ऊपर जो है वो स्टीम ऐड की, तो उससे प्रोडक्शन रेट में इंक्रीज है, जैसा कि यहाँ आप देख रहे हैं। relatively insignificant effect है ऑन इलेक्ट्रिक एफिशिएंसी, जबकि पीडीआई में भी कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। तो पहले ड्यूरेबिलिटी के ऊपर प्रेशर की, स्टीम के प्रेशर की वजह से जो है वो इफेक्ट जो है वो इतना नहीं आया। टेम्परेचर आ जाता है दूसरा वेरिएबल। आपको पता है स्टीम ऐड करें तो दो ही चीजें, प्रेशर है और टेम्परेचर है। तो टेम्परेचर में उन्होंने स्टडी की, उसमें उन्होंने क्या किया, उन्होंने मुख्तलिफ जगहों के ऊपर एक स्टडी में टेम्परेचर नोट किए, यानी कंडीशनिंग के ऊपर जो है एक टेम्परेचर दिया 23 डिग्री सेंटीग्रेड, और पैलेटिंग के ऊपर 69 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो रिकवरी का टेम्परेचर था। और फिर उसके बाद उसकी जेलेटिनाइजेशन देखी। इसी तरह ये होल पैलेट में किया है और आउटर पैलेट में, यानी जो पैलेट बाहर गिरी है उसके अंदर। तो बेसिकली कंडीशनर के अंदर उन्होंने मुख्तलिफ टेम्परेचर दिए। पैलेटिंग के वक्त जो है जब वो डाई से बाहर निकल रहा था उस वक्त जो है उसका टेम्परेचर नोट किया, और उसके बाद देखा जेलेटिनाइजेशन स्टार्च की कितनी हुई है। तो अगर आप देखें तो इसके अंदर जैसे जैसे हम कंडीशनर का टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं, एक इनवर्स रिलेशनशिप फील हो रहा है जेलेटिनाइजेशन के साथ। तो हमने कंडीशनिंग का टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज किया, जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि काउंटर प्रोडक्टिव भी होती है अगर आप ओवर कंडीशनिंग कर रहे हैं। तो यहाँ यही हो रहा है कि ओवर कंडीशनिंग हो रही है, जिसकी वजह से जो है जेलेटिनाइजेशन रिलेटिवली कम होती जा रही है। यहाँ देखें, यहाँ 80 डिग्री सेंटीग्रेड है, यहाँ लोएस्ट जेलेटिनाइजेशन है। तो इनवर्स रिलेशनशिप है। पहली चीज तो हमें ये पता चली। हमने कंडीशनर का चेंज किया, पैलेटिंग का तो हमने सिर्फ चेक किया ना कि आउटर डाई पे हमारा रिजल्ट क्या है। लेकिन दूसरी चीज जो इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग है वो ये है कि एक्चुअली मैटर ये नहीं कर रहा कि आपने कंडीशनर के अंदर टेम्परेचर कितना दिया था और पैलेटिंग पे उसकी पैलेटिंग के बाद जो है ना उसका कितना टेम्परेचर था। एक्चुअली जो डिफरेंस है ना दोनों के दरमियान, ये जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा जेलेटिनाइजेशन ज्यादा होगी। ये बात समझने वाली है। देखिए, आपने कंडीशनर के ऊपर जो है ना एक टेम्परेचर दिया 23 डिग्री सेंटीग्रेड, और जब पैलेट बन गई तो उसके बाद जो बाहर गई तो 69 डिग्री सेंटीग्रेड उसका टेम्परेचर। दोनों के दरमियान डिफरेंस है 46 डिग्री सेंटीग्रेड। जेलेटिनाइजेशन कितनी है? 42%। इसी तरह सबसे कम कहाँ आई है? यहाँ आई है जेलेटिनाइजेशन 28%। यहाँ अगर आप देखें तो 80
डिग्री कंडीशनर का था और 84 उसका था, तो 4 डिग्री का डिफरेंस है। तो लोएस्ट जेलेटिनाइजेशन यहाँ हुई है। इससे पता क्या चल रहा है? इससे ये पता चल रहा है कि मेजॉरिटी ऑफ जेलेटिनाइजेशन जो है ना वो बेसिकली पैलेटिंग के चैम्बर से जब डाई में से गुजरता है ना फीड, तो उस वक्त एक्चुअली जेलेटिनाइजेशन होती है। जेलेटिनाइजेशन क्या थी? स्टार्च के मॉलिक्यूल का टूटना। तो मैक्सिमम जेलेटिनाइजेशन कब हो रही है? जब डिफरेंस इन टेम्परेचर बिटवीन द कंडीशनर एंड द पैलेटिंग इज हाई, तो उस वक्त आप कह सकते हैं कि मैक्सिमम जेलेटिनाइजेशन। तो कंडीशनिंग के हवाले से मैंने आपको मेजर बातें बता दी। कंडीशनिंग के हवाले से मैंने आपको यही बताया कि एक तो आपने हर 20 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर जो है वो 1% मॉइस्चर ऐड कर दिया, नंबर 1। नंबर 2, डिफरेंस बिटवीन स्टीम कंडीशनर और पैलेटिंग जो है वो जितना ज्यादा होता जाएगा, जेलेटिनाइजेशन उतनी ज्यादा होती जाएगी। इसकी पीडीआई की बात नहीं हो रही, जेलेटिनाइज। और पीडीआई काउंटर प्रोडक्टिव हो जाती है जब आप सर्टेन लिमिट से ज्यादा जो है कंडीशनिंग कर रहे हैं। ओवर कंडीशनिंग भी एडवाइजेबल नहीं। अब आ जाता है ग्राइंडिंग के ऊपर कि क्या ग्राइंडिंग जो है वो कितना इफेक्ट करती है पैलेट ड्यूरेबिलिटी को और बाकी चीजों। तो क्या हम फाइन ग्राइंडिंग करें या कोर्स करें? एक तो हमने थ्योरेटिकली पढ़ा था कि जितना ज्यादा आप किसी चीज को ग्राइंड करेंगे उतनी पार्टिकल साइज रिड्यूस होगा और आपको एक कंडीशनिंग का प्रॉपर, एक मॉइस्चर को ऐड करने का एक प्रॉपर जो है वो मौका मिल जाएगा। दूसरी बात ये है कि पैलेट बनाते वक्त जो है वो आपकी पैलेट की डाई की लाइफ भी बढ़नी चाहिए सुनन, क्योंकि एब्रेसिवनेस कम होगी। तो हम यहाँ एक स्टडी देख रहे हैं। इस स्टडी के अंदर उन्होंने 3 डिफरेंट टेम्परेचर्स के ऊपर जो है 71, 82 और 93 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर जो है मैश को पैलेट किया है। और उसमें 2 किस्म की स्क्रीन्स, यानी उन पैलेट्स के अंदर जो है ना 2 किस्म की ग्राइंड हुई मकई थी। एक थी 3.2 mm की डाई वाली हैमर मिल, जिससे ज्यादा लार्जर साइज की ग्राइंड जो है वो मिली हमें। और फिर 1.6 mm की थी जिसके अंदर फाइन ग्राइंडिंग थी। 3.2 और 1.6 और इसी तरह 93 डिग्री सेंटीग्रेड के मैश में भी 2 किस्म की पैलेट्स थी। तो अगर आप देखें तो इसमें जो चीज इंपॉर्टेंट है वो ये है कि पैलेट की हार्डनेस जो है वो इंक्रीज हुई है जैसे ही आपने पार्टिकल साइज को कम किया है। बहुत थोड़ी हुई है लेकिन इंक्रीज हुई है। स्पेशली हाई टेम्परेचर्स के ऊपर अगर आप कहें तो ज्यादा उसको इफेक्ट मिला है, पैलेट ज्यादा हार्ड जो है वो हुई है। इधर अगर आप इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर देखें तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर के हवाले से आप कह सकते हैं कि जैसे 71 से 82 पे जब इंक्रीज किया तो आपके पास जनरली जो है पैलेट की हार्डनेस ज्यादा हो गई। 82 से 93 पे क्यूमुलेटिवली पैलेट की हार्डनेस। लेकिन स्क्रीन के साइज के हिसाब से अगर आप देखें तो जैसे ही आपने फाइन ग्राइंडिंग की तो आपकी यहाँ 9.8 से बढ़ के 10.2 पे आ गई। इसी तरह यहाँ 3.2 से 1.6। तो अक्रॉस द रेंज ऑफ टेम्परेचर जो है फाइन ग्राइंडिंग का जो है वो बेनिफिट जो है वो हमें मिलता है। तो बाकी मोटर लोड्स के ऊपर कोई इतना ज्यादा सिग्निफिकेंट इफेक्ट्स नहीं है। इसी तरह परसेंट ऑफ फाइन्स जो है वो रिलेटिवली आप कह सकते हैं कि बड़े माइन्यूट सा फर्क है। 5% तो फाइन वैसे ही हम लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो 1.9 से 1.7% तक जो इंक्रीज है वो भी हमारे लिए बहुत ज्यादा नहीं। एक्चुअली ये जो 3.2 mm का साइज है ये भी कोई इतना ज्यादा कोर्स नहीं है जितना हम लोग इसको कह सकते हैं। तो ये क्वाइट रीजनेबली लो ही है। तो ग्राइंडिंग साइज का कंक्लूजन ये है कि पैलेट ड्यूरेबिलिटी इंक्रीज होती है जैसे ही पार्टिकल साइज जो है ऑफ अ गिवन फार्मूला जो है उसको हम डिक्रीज कर देते हैं या मोर फाइनर कर देते हैं। और ऑब्वियसली हम कह सकते हैं कि ज्यादा ग्राइंडिंग का बेनिफिट वहां मिलेगा जहां हाई स्टार्च या हाई फाइबर बेस्ड डाइट होगी। फाइबर में भी आपको पता है कि अगर हम उसको ग्राइंड करते हैं, जितना ज्यादा फाइन ग्राइंड करते हैं उतनी ही ज्यादा उसके अंदर जो है वो डेंसिटी बढ़ती है, और डेंसिटी बढ़ने का एडवांटेज है पैलेटिंग में। और इसके अलावा जो है हाँ ये कह सकते हैं कि 3.2 से जब आप 1.6 के ऊपर जा रहे हैं तो आपने ये देखा डेटे में भी कि कोई अजीमुल शान को बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। तो अगर आप बहुत माइक्रो किस्म की ग्राइंडिंग कर रहे हैं तो वो एक्सपेंसिव हो जाती है और वो प्रैक्टिकली बाहर इतनी ज्यादा। अब आ जाती है दूसरी चीज, क्या हैमर मिल और रोलर मिल में कोई ग्राइंडिंग में कोई फर्क आ सकता है? तो इसमें ये स्टडी की थी इन्होंने, और इन्होंने हैमर मिल और रोलर मिल के जरिए ग्राइंडिंग की और उन्होंने देखा कि ग्राइंडिंग का मिलिंग के प्रोसेस से
कि किस मिल से आपने ग्राइंड किया उससे ज्यादा ताल्लुक नहीं है, पार्टिकल साइज की रिडक्शन से अलबत्ता इसका ताल्लुक है कि किससे आपने कितना रिड्यूस कर लिया था, लेकिन मशीन का इटसेल्फ जो है वो इफेक्ट नहीं है। इसी तरह ये मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ, वही जो हमने अभी पीछे देखी थी, इसके अंदर स्वाइन की डाइट में उसने 72% जो है कॉर्न या व्हीट इस्तेमाल की और उसकी बेस के ऊपर देखा। तो इसमें हम ये देखना चाह रहे हैं बेसिकली कि क्या सोर्स ऑफ इंग्रेडिएंट का फर्क आता है अगर आप ग्राइंडिंग कर रहे हैं। तो इसमें अगर आपने कंपैरिजन करना है तो इसमें उन्होंने क्या किया, सबसे पहले उन्होंने 4 स्क्रीनें ली, 6.4, 3.2 और 1.6 mm की, और उसके जरिए ग्राइंडिंग की, और ग्राइंडिंग की उसमें कॉर्न बेस्ड डाइट की और व्हीट बेस्ड डाइट। कॉर्न बेस्ड डाइट में ग्रेन को पहले ग्राइंड किया हुआ था और डाइट को भी किया हुआ था, और इधर खाली ग्रेन को पहले ग्राइंड करके मैश बनाई, या फिर डाइट को पूरी की पूरी को ग्राइंड करके और उसके बाद उसकी पैलेट बनाई। तो ये साइज है बेसिकली ग्राइंड के जो निकले, मसलन 6.4 mm की स्क्रीन साइज से 1023 mm की जो है वो ग्राइंड साइज निकला। इस तरह 1.6 पे सबसे ज्यादा फाइन ग्राइंडिंग थी स्क्रीन पे, तो 551 माइक्रोन जो है वो इसके अंदर इसका ग्राइंडिंग का साइज था। इफेक्ट क्या है, कॉर्न बेस्ड डाइट के अंदर जैसे जैसे आपने फाइन करते गए ग्राइंडिंग 1023 से 551 पे लेके गए, वैसे वैसे प्रोडक्शन रेट इंक्रीज होना शुरू हो गया। बहुत थोड़ा फर्क है लेकिन बहरहाल इंक्रीज हुआ है, स्लाइड कह सकते हैं आप इसे। इसी तरह पीडीआई में बहुत जमीन आसमान का फर्क नहीं पड़ा, आप कह सकते हैं कि माइक्रो लेवल पे इंक्रीज हुआ। इलेक्ट्रिक एफिशिएंसी जो है वो जाहिर बात है कि आपने ज्यादा फाइन ग्राइंडिंग किया तो आपने ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम की है, तो वो बढ़ गई है, इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशन भी बढ़ गई। लेकिन इनवर्सली पैलेट की जो एफिशिएंसी है, यानी पैलेट मशीन के अंदर जो इलेक्ट्रिक एफिशिएंसी है वो कम होगी, क्योंकि आपने जितना ज्यादा फाइन ग्राइंड किया, पैलेटिंग मशीन जो है उसने कम इलेक्ट्रिसिटी ली, 6.19 किलोवाट पर आवर पर टन फीड के लिए उसने यूज किया, कंपेयर टू 8 किलोवाट आवर्स पर टन। व्हीट वाली डाइट के अंदर अगर आप देखें तो ग्राइंडिंग का इफेक्ट जो है वो ज्यादा सिग्निफिकेंटली फील हो रहा है। 1695 से 1833 पे चलेगी, व्हेन वी चेंज फ्रॉम 1710 टू 361। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि देखिए यहाँ भी 1023 से 550 में तकरीबन 50% रिड्यूस हुआ है। यहाँ 70% जो है उसने 1710 से 365 पे लेके गया, तो यहाँ डिफरेंस भी ज्यादा है। बहरहाल उसकी वजह से उसकी प्रोडक्शन रेट जो है वो इंक्रीज हुआ है। ग्राइंडिंग एफिशिएंसी, अगर आप ग्राइंडिंग ज्यादा कर रहे हैं फाइन, तो उसकी वजह से ग्राइंडिंग एफिशिएंसी जो है वो इंक्रीज हो गई है। ग्राइंड एफिशिएंसी अगेन मैं वही कहूंगा, जितनी ज्यादा होगी उतना ही इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम ज्यादा होगी, तो ये नेगेटिव है, ठीक है। तो पैलेट की एफिशिएंसी जो है वो कम हो गई, लेकिन पीडीआई जो है आप देखें तो सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हुआ। तो इसका मतलब क्या है कि इंग्रेडिएंट की सोर्स से भी बाहर जो है थोड़ा सा फर्क पड़ता है, डिपेंड करता है कि आप क्या इंग्रेडिएंट यूज कर रहे हैं। एक और क्वेश्चन किया जाता है कि हमने एक दफा ग्राइंड कर लिया, दूसरी दफा कर लिया फाइन ग्राइंडिंग करने के लिए, 2 दफा ग्राइंड, तो इसे हम कहते हैं रीग्राइंडिंग। तो ये कॉमन क्वेश्चन भी है और कई दफा लोग प्रैक्टिस भी करते हैं। तो हम ये देखते हैं इस डेटे में कि रीग्राइंडिंग का कोई इफेक्ट भी है या नहीं है। तो उन्होंने 2 फीड्स ली, डेयरी की फीड ली और एक कंसंट्रेट लिया, और उसके अंदर देखा कि उसको रीग्राइंड किया है दोनों में, और फिर उन्होंने देखा कि इफेक्ट क्या है। तो रीग्राइंडिंग करने से उल्टा पीडीआई जो है वो, पैलेट ड्यूरेबिलिटी इंडेक्स जो है वो कम हो गया, और प्रोडक्शन रेट में भी कोई बहुत सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं पड़ा। कॉन्सेंट्रेट के अंदर जो है ये पीडीआई का कोई फर्क नहीं आया, वही रिलेटिवली सिमिलर है। प्रोडक्शन रेट होता जो है वो जो पहली ग्राइंडिंग थी उससे ज्यादा था और दूसरी से कम था, ये नेचुरल है। तो रीग्राइंडिंग जो है वो कोई रीग्राइंडिंग जो है ना वो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। फर्दर आप कह सकते हैं कि रीग्राइंडिंग अगर आपने कोई वाइटामिन वगैरह ऐड किए हैं तो 29% तक तकरीबन उसका लॉस जो है रीग्राइंडिंग की वजह से वाइटामिन की जो है वो पोटेंशियल में आता है। तो ये भी हमारे लिए एक नेगेटिव फैक्टर है। और दूसरा ये कि जाहिर बात है आप चूंकि रीग्राइंडिंग कर रहे हैं तो उसकी वजह से आपने तकरीबन 13% और लॉस आ जाता है, क्योंकि आपने रीग्राइंडिंग की और रीग्राइंडिंग में डबल पैलेटिंग होती है, तो प्रोसेस भी आपका स्लो हो रहा है। तो रीग्राइंडिंग को ऐसा जो है वो रिकमेंडेड प्रैक्टिस नहीं है। अच्छा, डाई डाई की थिकनेस जो है इसका पैलेट की क्वालिटी पे क्या, थिक डाई है एक थिन डाई है। थिन डाई जो है जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ 38.1 mm की है, और थिक डाई जो है वो 50.8 mm की है।
और ये दो डाइट्स पे टेस्ट कर रहे हैं, कॉर्न बेस्ड और sorghum बेस्ड, इसी तरह यहाँ कॉर्न बेस्ड और sorghum बेस्ड। तो आपने अगर देखें तो यहाँ जो है थिक पीडीआई का इफेक्ट देख रहे हैं, तो थिक डाई से जो है 94% जो है वो पैलेट ड्यूरेबिलिटी इंडेक्स आया, कंपेयर टू जब आपने थिन डाई यूज की जिसमें 74 to 75% है। इसका मतलब क्या है? देखिए सिंपल सी बात है, जितनी डाई की डायमीटर जो है वो थिक होगा, उतना ही ज्यादा फ्रिक्शन ज्यादा होगी और उतनी ही ज्यादा सख्त जो है वो पैलेट बनेगी और पैलेट ड्यूरेबिलिटी इंडेक्स भी उसका हाई होगा। तो यहाँ हमें न्यूमेरिकल कंपैरिजन में मिलता है कि अगर आपने हार्ड पैलेट्स बनानी है तो आप थिक डाइस बनाएंगे। ऑब्वियसली इसका एक नेगेटिव इफेक्ट है, वो ये है कि प्रोडक्शन रेट कम होगा। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ उसी डाई में 647 से 630 किलोग्राम पर आवर जो है वो पैलेट पैदा हुई है, कंपेयर टू 994 से 908। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डाई थिकनेस प्रोडक्शन रेट के, यानी प्रोडक्शन रेट कम हो जाएगा जैसे ही आपकी डाई थिक होगी, लेकिन पैलेट की ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाएगी। इनवर्सली आप कह सकते हैं कि थिन डाई जो है उसमें प्रोडक्शन रेट ज्यादा होगा लेकिन पैलेट ड्यूरेबिलिटी कम हो जाएगी। एक तरीका और बड़ा पॉपुलर है कि अगर आपसे पैलेट ड्यूरेबिलिटी इंप्रूव नहीं हो रही तो फीड रेट कम कर दे। यानी फीड रेट से मुराद क्या है कि आप जो कंडीशनर के अंदर या मैश के अंदर प्रोसेस जा रहा है ना, उसके अंदर स्लो जो है ना, फीडर का जो रेट है ना, उसको फीडर को बेसिकली स्लो कर दे, तो उससे जो है स्लो जाएगी और पैलेट की ड्यूरेबिलिटी ज्यादा होगी। तो इससे एक ड्वेल टाइम या रिजाइडिंग टाइम जो है ना मैश को ज्यादा मिल जाएगा, जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि वो जो है ना, जैसे एक लंबे बोर्ड में से आप एक मशीन में से गुजार रहे हैं एक मैश को, तो इसी तरह वो उसको भी आप जो है ऐड कर सकते हैं। तो फीड रेट्स जो है ना, फीड रेट जो है ना वो उसमें बेसिकली आपको जो है ना ये चीज देखने वाली होती है कि आपने जो है ना अपनी मिलिंग के हवाले से कितना अफोर्ड कर सकते हैं। अगर आपकी 24 आवर फीड मिल चल रही है तो आप फीड रेट स्लो करने का मतलब ये है कि आप शायद पैलेट की क्वालिटी को तो इम्प्रूव कर लें, लेकिन आप अपनी प्रोडक्शन को पूरा नहीं कर सकते। बहरहाल इसका इफेक्ट देखते हैं, ये एक प्रैक्टिस है जिसको हम लोग जो है बहुत ऑफन यूज नहीं करते। डाई की स्पीड का इफेक्ट क्या है पैलेटिंग के ऊपर? तो यहाँ उन्होंने डाई की स्पीड दी हुई है रोटेशंस पर मिनट के हिसाब से 126 से बढ़ाकर 268 पे लेके गए, और उसको अगर आप देखें तो ये पहले बढ़ी है आरपीएम बढ़ाने से, और उसके बाद ग्रेजुअली जो है प्रोडक्शन रेट कम होना शुरू हो गया। इसका मतलब ये है कि बेसिकली जो है ना वो पैलेटिंग का जो प्रोसेस है वो एक सर्टेन लिमिट तक ही स्पीड, डाई की स्पीड के साथ जो है वो पैलेट बनने का प्रोसेस ज्यादा होता है, उसके बाद वो काउंटर प्रोडक्टिव होना शुरू हो जाता है। जबकि एफिशिएंसी जो है वो विद द इंक्रीज इन डाई स्पीड जो है, जाहिर बात है जब प्रोडक्शन रेट ही कम होना शुरू हो जाएगा तो इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा कंज्यूम होना शुरू हो जाएगी, और ज्यादा कंज्यूम होने का मतलब है कि नेगेटिव। पीडीआई के ऊपर आरपीएम्स का, मोटर की इसकी पैलेट मशीन की आरपीएम्स का कोई इफेक्ट नहीं होता। ये हमने देखी थी बेसिकली व्हीट बेस्ड डाइट में। कॉर्न बेस्ड डाइट के अंदर भी तकरीबन सिमिलर ट्रेंड है। अगर आप देखें तो यहाँ डाई की स्पीड चेंज की है, पहले थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है और इंक्रीज होने के बाद जो है फिर दोबारा जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो गया प्रोडक्शन रेट। तो ये जो प्रोडक्शन रेट का डिक्रीज है ये सिग्निफाई करता है कि इलेक्ट्रिक एफिशिएंसी भी इंक्रीज होती जा रही है, जो हमारे लिए डिजायरेबल है। तो आपको ढूंढना पड़ता है कि बेस्ट जो है वो रोटेशन पर मिनट जो है, आरपीएम जो है वो कहाँ आएंगे। तो पीडीआई जो है उस पे इसका यकीनन कोई इफेक्ट नहीं। मैंने आपको डाई की थिकनेस के ऊपर पहले भी बता दिया था कि थिक डाई या थिन डाई जो है उसको कैसे, उसका क्या इफेक्ट आना है, तो वो हम लोगों ने पहले देख लिया था कि पैलेट ड्यूरेबिलिटी जो है वो जो है वो ज्यादा होती है जब आप जो है इसके अंदर जो है थिक डाई यूज करते हैं। मेरा ख्याल है कॉपी जो है मेरे से थोड़ा सा गलत हुआ हुआ यहाँ, पेस्ट मैंने गलत कर दिया ये ऑप्शन। एक्चुअली प्रोडक्शन रेट जो है इट शुड बी हायर, ये दोनों इनवर्स लग गए। बहरहाल ये जो है दोबारा देख लीजिएगा।
प्रोडक्शन रेट जो है वो कम हुए। ये इनवर्स कॉपी हो गया मेरे से, तो आई थिंक इस वाली स्लाइड को जो है हम यहाँ से रिमूव कर दें। जी, अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे बताइएगा। आज के लिए ये इतनी डिस्कशन है। थैंक यू वेरी मच।